हेलो एवरीवन, हाउ आर यू पीपल। टुडे वी शैल टॉक ऑल अबाउट फार्म लॉज। फार्म लॉ से रिलेटेड बात करेंगे। जो न्यूज़ में भी आप पढ़ रहे हैं फार्म लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि योगी जी बोल रहे हैं, मोदी जी को बुला रहे हैं, और ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो न्यूज़ चैनल पर दबाया, खोला, समझ में कुछ आया नहीं, ऊपर ऊपर से समझ लिया। तो आइए इन डेप्थ इसको समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। ऑल अबाउट फार्म लॉज। अब सरकार के 3 फार्म बिलों को वापस नहीं लेने से देश भर में 30 से अधिक किसान यूनियन आंदोलन कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, और हजारों किसान दिल्ली सीमा पे प्रवेश करने चाहते हैं। हालांकि इस चीज़ का प्रभाव मुख्य रूप से मेजरली सिर्फ उत्तरी राज्य, कुछ उत्तरी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उनसे सटे हुए काफ़ी सारे इलाकों तक सीमित है। जो किसान वहाँ के हैं वही सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं मेजरली। अब ये आंदोलनकारी किसानों को सभी विपक्षी दलों द्वारा उनके शासित राज्यों से राजनीतिक समर्थन मिलता है, यानी असिस्टेंस मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक है और वो ऑपोजिशन है। आगे बढ़ते हुए अब ये खबरें भी हैं कि सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य परचेज प्राइस बना देने के विरोध से काफ़ी किसान यूनियंस में दरार आई है, क्रैक्स आई हैं। अब यहाँ पे दूसरी साइड में अन्य किसान यूनियन भी हैं जिन्होंने संसद द्वारा सितंबर में पारित 3 कृषि कानून, सितंबर में ये 3 जो कानून हैं ये पास हो गए थे, के पक्ष में सरकार को समर्थन भी दे दिया था। अभी सरकार यूनियनों और सरकारों के बीच बातचीत, गतिरोध सुलझने का नाम भी नहीं ले रहा है। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब ये खेत कानून आखिर है क्या, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्यों जाननी ज़रूरी है, मुद्दा क्या है और वो क्या प्रदान करता है, ये चीज़ें समझते हैं। वॉट आर दीज फार्म लॉज। अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। एंड वाई व्हाट डू दे प्रोवाइड फॉर दीज फार्म लॉज। कौन से फार्म लॉज? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड और कॉमर्स प्रमोशन और फैसिलिटेशन एक्ट हिंदी में बताऊंगा। The Farmers Empowerment and Protection, Agreement of Price Assurance and Farm Services Act and the Essential Commodities Act। अब ये Essential Commodities Act पहले से था, इसको संशोधित किया, यानी इसमें संशोधन किया है, यानी कि अमेंडमेंट किया है। They had first come in the month of June, सबसे पहले जून में पारित हुए, और 3 ऑर्डिनेंसेस पार्लियामेंट से मॉनसून सेशन में अप्रूव होने से पहले पास हो गए बाय वॉइस वोट, ध्वनि मत से। अब ये जो कानून है किसानों का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा हिंदी में अधिनियम, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, और आवश्यक वस्तु संशोधन यानी अमेंडमेंट अधिनियम यानी एक्ट के किसान सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट और संरक्षण यानी प्रोटेक्शन समझौता। अब वे पहली बार जून के महीने में मॉनसून सत्र के दौरान संसद द्वारा ध्वनि मत से अनुमोदित यानी पास होने से पहले 3 अध्यादेशों यानी ऑर्डिनेंसेस के रूप में आए थे। अब ये तो हो गया एक बेसिक। अभी किसानों का जो उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा अधिनियम है, ये एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए, किसानों को एक सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए किसानों को किसान प्रोड्यूस का यानी कृषि उपज बाजार समितियों यानी एपीएमसी के बाहर अपने खेत बेचने की अनुमति देता है, खेत से बाहर बेचने की। अब कोई भी लाइसेंस धारक व्यापारी पारस्परिक रूप से सहमत कीमतों पर किसानों से उपज खरीद सकता है, कोई भी बाहर वाला आदमी भी। अब ये जो उत्पादित कृषि का ये व्यापार राज्य सरकार द्वारा लगाए गए मंडी के कर से मुक्त है, यानी जो बाहर बेचेंगे तो उसमें मंडी का कर नहीं देना पड़ेगा। अमूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम के किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, जो दूसरा वाला एक्ट है, समझौते से किसानों को अनुबंध पर खेती करने और अपनी उपज का स्वतंत्र मूल्य विपणन करने की अनुमति मिलती है अपने विल पे। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, जो कि मौजूदा आवश्यक वस्तु अधिनियम में एक संशोधन है, अमेंडमेंट है। यह कानून अब असाधारण स्थितियों को छोड़कर जो खाद्य उत्पादन है, जैसे दाल, खाद्य तेल, प्याज जैसी वस्तुओं को व्यापार के लिए मुक्त करता है, फ्री करता है। अब सरकार ने 91 में भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजारों के साथ जोड़ने के लिए इन कानूनों को सुधार के रूप में प्रस्तुत किया है ताकि ये रिफॉर्मेटिव मेजर हो। यह भी तर्क दिया है कि 3 कानून किसानों के लिए नए अवसर खोलेंगे ताकि वे अपने खेत के उत्पादन प्रोड्यूस से अधिक कमा सके, ज्यादा कमा सकें। पर किसानों का कंटेंशन है कि ये गलत है। अब सरकार ने कहा है कि नए कानूनों से अधिक निजी निवेश के माध्यम से बुनियादी कृषि क्षेत्र, जो पुराना पारंपरिक सिस्टम है, के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी और एक सिस्टम बनेगा। सफल सरकारों ने कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में
निवेश करने में वित्तीय बाधाओं को पाया, फाइनेंशियल ट्रबल्स। यह तर्क दिया जाता है कि भारत में खाद्य बाजार तेजी से बढ़ने के साथ निजी खिलाड़ी किसान के लिए कृषि को लाभदायक बनाएंगे। ये बोल रही है सरकारें कि किसान प्रोड्यूस करेगा जो उसका उसको बेटर एक वैल्यू मिलेगा, बट फार्मर्स आर वरिड ओवर एमएसपी एश्योरेंस कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या होगा। अब ये एमएसपी एश्योरेंस हैज एमर्ज्ड एज अ मेन स्टेकिंग पॉइंट इन द फार्मर्स प्रोटेस्ट। देयर इज एन एप्रीहेंशन, माना जाता है अमंग द फार्मर्स दैट अलाउिंग आउटसाइड एपीएमसी ट्रेड, एपीएमसी के बाहर ट्रेड करने से फार्म प्रोड्यूस जो है वो लीड करेगा कम बाइंग को, बाइंग कम होगी बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज इन द अप्रूव्ड मंडीज। लेकिन एमएसपी के आश्वासन पर किसान चिंतित है, इसी वजह से चिंतित है। अब एमएसपी का जो आश्वासन है किसानों के विरोध में मुख्य चिपके बिंदु के रूप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन के आया है जो मेन कंटेंशन है। अब किसानों में ये आशंका है कि कृषि उपज के एपीएमसी व्यापार को बाहर करने के लिए अनुमति देने से अनुमोदित मंडियों में सरकारी एजेंसियों द्वारा कम खरीद होगी, यानी सरकार कम खरीदेगी। अब ये प्रदर्शनकारी किसान जो है ना, जो हल्ला मचा रहे हैं, उनका कहना है कि नए कानून इस प्रकार एमएसपी प्रणाली को अप्रासंगिक बना देंगे और उन्हें अपनी खेती से कोई सुनिश्चित आय नहीं होगी, इनकम नहीं होगी। अभी सरकार ने लगभग 2 दर्जन फसलों के लिए निश्चित एमएसपी की घोषणा भी की है। अब ये हालांकि धान, गेहूं और कुछ दालों ऐसी जो कि सरकारी एजेंसी द्वारा एमएसपी मंडियों में खरीदी जाती है होता सीमित है। अब ये एमएसपी प्रणाली का काम वर्षों से ऐसा रहा है कि ये अखिल भारतीय स्तर पर, इंडियन लेवल पे, नेशनल लेवल पे केवल मुट्ठी भर किसानों को लाभ पहुंचाता है। अब 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गठित शांता कुमार समिति, ये कमेटी थी, इन्होंने कहा कि केवल एमएसपी शासन से 6% किसानों को लाभ होगा, 6%। अब यहाँ पे पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों के किसानों के लिए एमएसपी प्रणाली ने अच्छी तरह काम किया है। इन दोनों राज्यों में धान और गेहूं की खरीद 75 से 80 यानी 75 से 80% के आसपास है। इसलिए इन्हें ये डर है कि नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद एमएसपी प्रणाली चरमरा जाएगी, बिखर जाएगी और ध्वस्त हो सकती है। अब पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा बन गया है ये, सेंटिमेंटल वैल्यू का। और यही कारण है कि वे वही है जो खेत कानूनों के खिलाफ उनके विरोध में सबसे अधिक मुखर के आगे आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि एमएसपी और एपीएमसी और निजी मंडियां दोनों के लिए अनिवार्य किया जाए। एमएसपी मतलब आप बाहर भी दो और कृषि ये अपने सरकारी में तो मिलती है। अब सरकार अनिच्छित क्यों है ये करने में? अब ये एमएसपी प्रणाली सरकार के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और आर्थिक रूप से अस्थिर है, यानी इसमें बहुत पैसा लगता है। कुछ अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट ने भारत की एमएसपी प्रणाली को दुनिया के सबसे महंगी सरकारी खाद्य कार्यक्रमों में एक मान लिया है। अब देश में लगभग 7000 एपीएमसी मंडियां हैं, जहां से भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई सहित सरकारी एजेंसी बहुत सारी हैं जो कृषि उपज का उत्पादन करती हैं। हालांकि व्यवहारिक रूप से केवल धान और गेहूं की खरीद फंड की चाह के लिए एफसीआई और अन्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। ज़्यादातर ये दोनों ही होते हैं। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से एफसीआई इन खाद्य को गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग यानी जो बीपीएल परिवार है उनको ये कम रेट पे देती है, बेचती है। अब ये घाटे में चलने वाला एक कल्याणकारी अभ्यास है, यानी कि एक पुअर पीपल के लिए जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम होता है। अब ये एमएसपी में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, यानी बढ़ रहा है, जिससे एफसीआई को कृषि उत्पादन के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है, यानी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और अधिक नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि पीडीएस दरें लगभग समान रहती हैं, सेम रेट्स रहती है पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। और एफसीआई के गोदाम की बढ़ती खरीद का मतलब क्या है कि ओवरफ्लो हो रहा है, और बढ़ते एमएसपी के मतलब है कि एफसीआई अपने शेयरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाभ में नहीं बेच सकती, मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉफिट में नहीं बेच सकती। अब सरकार अपने नुकसान के लिए एफसीआई को मुआवजा देती है और कई बार एक समझौते के तहत कुछ देशों को खाद्य सामग्री बेच देती है। अब सरकार की जो मौजूदा एमएसपी प्रणाली के तहत ये बढ़ता खाद्य बिल, वार्षिक बजट में जो राजकोषीय घाटा यानी कि जो डेफिसिट है
फिस्कल डेफिसिट, उस पर दबाव बनता जा रहा है। और यही कारण है कि पिछले कई वर्षों में हर सरकार ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की है इससे रिलेटेड। अब कुछ राज्य नए कृषि कानूनों से नाखुश हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें उन्हें कृषि उपज के बाहरी मंडी व्यापार से शुल्क लेने के अधिकारों से वंचित कर दिया है। यानी कि बाहर से तो वो ले नहीं चल सकते, एपीएमसी के बाहर से तो अब टैक्स नहीं मिलेगा उनको। विभिन्न राज्यों में शुल्क 1 से 2% के लगभग 8 से 9% तक फ्लक्चुएट होता है, यानी 12 से 8-9। जो तर्क है कि उनके पास पहले से ही राजस्व संग्रह की सीमित स्रोत है, यानी टैक्स लेने का स्टेट के पास बहुत कम हक है और ज़्यादातर सेंटर लेती है, और वे अपनी व्यय ज़रूरतों को यानी कि एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए केंद्र पर अधिक रूप से निर्भर है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र पर निर्भर है, क्योंकि खुद उसके पास टैक्स लगाने की जगह बहुत कम है। तो ये अगर बाहर बेचेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा तो सरकार को पैसा नहीं मिलेगा। किसको? राज्य सरकार को, भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात यहाँ हो नहीं रही। अब ये बताता है कि क्यों विशेष रूप से विपक्षी दल द्वारा शासित राज्यों ने, पंजाब ने नए कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध का समर्थन किया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा लंबा हो गया, बट एवरीथिंग इज कवर्ड इन डिटेल। ढंग से 1-2 बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।